दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जितने भी समूह गौ से संबंधित जितने भी बच्चे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक नई वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के सामने। ये वीडियो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होनी है, क्योंकि इसी से रिलेटिव क्वेश्चन आए दिन एग्जामों में पूछे जाते हैं। यदि आप 3 से 4 साल के पेपरों को उठा के देख लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं ये वाले प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आइए हम उत्तराखंड के प्रमुख पत्रिकाओं के बारे में प्लस पंचप्रयाग के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एलटी का भी एग्जाम हो रहा है तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनकी रीजनिंग है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख पत्रिकाएं। अब पत्रिकाएं क्या होती हैं, सर्वप्रथम पहले तो ये समझना हमें जरूरी होता है कि उत्तराखंड के पर ये उत्तराखंड के जो समाज में ऐसी चीज़ें व्याप्त हैं जिनको हम पत्रिकाओं के माध्यम से जनमानस के सम्मुख से लाने की कोशिश करते हैं, और अपनी विचारधारा को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, हम अपनी विचार को किस प्रकार से दूसरों के सम्मुख से प्रस्तुत करेंगे। अब क्या होता है, ये एक हमें मंच दिया जाता है जहाँ पर पत्रिकाओं के माध्यम से में हम अपनी बातों को समाज के सम्मुख से रख सकते हैं। जैसे उपन्यास होते हैं और अलग अलग लेखकों द्वारा लिखे जाते हैं। यदि हम सुमित्रानंद पंथी जी की बात करें, महादेवी वर्मा जी के बारे में बात करें, ये ऐसे बहुत ढेर सारे कवि हैं। हरिवंश राय बच्चन जी को ले लीजिए। अब उनके द्वारा भी पत्रिकाएँ संपादित की जाती हैं, और जो ये उत्तराखंड के कुछ प्रमुख पत्रिकाएँ हैं, ये कब ये पत्रिकाएँ संपादित हुई और इसके किस जिले से ये संबंधित है, ये पत्रिकाओं के बारे में आइए हम प्रारंभ करते हैं। पहले नंबर का जो पत्रिका है वो धात पत्रिका है। ये जो धात पत्रिका है, इसका जो प्रकाशन हुआ था ये देहरादून जनपद से इसका प्रारंभ हुआ था। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि धात पत्रिका का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था। इसका प्रकाशन हुआ था आपका देहरादून जनपद से इसका प्रकाशन हुआ। अब सेकंड नंबर का जो प्रश्न है वह है उत्तराखंड दर्शन। अब उत्तराखंड दर्शन मतलब उत्तराखंड के दर्शन, मतलब उत्तराखंड को पूर्ण जो उत्तराखंड का भूभाग है उसके बारे में पूर्ण तरीके से इस पुस्तक में कहीं ना कहीं इस पत्रिका में इसका समावेश दिया गया है। आप यदि इसके पर्यटन स्थलों की बात करें, धार्मिक स्थलों की बात करें, या उत्तराखंड की छोटी छोटी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं इस बुक में आपको देखने को मिल जाएंगी। यदि आपको ये बुक स्टोर में नहीं मिलती है तो आप कभी ऑनलाइन सर्च कीजिए उत्तराखंड दर्शन, तो आपको ये दिख जाएगा। जो इसका प्रकाशन हुआ था, इसका प्रकाशन भी देहरादून जनपद से ही इसका प्रकाशन हुआ था। कोई भी अब प्रकाशन होता है क्या है, जो पुस्तक या पत्रिका जहां से छपती है, जब उसका विवेचन होता है, उसका उद्घाटन किया जाता है, जब उस समाज के समूह से उसको प्रस्तुत किया जाता है, तो उसकी क्या करते हैं, इसको प्रकाशन कहा जाता है कि किस तिथि को इसका प्रकाशन समाज के लोगों को ये प्राप्त हो रही, इसलिए इसे प्रकाशन कहा जाता है। अगला तीसरे नंबर का जो पत्रिका है वो है पर्वत जन। अब पर्वत जन ये भी एक बहुत खूबसूरत पत्रिका है। यदि आप पढ़ोगे तो इसमें हमारे कुमाऊं और गढ़वाल के संबंध में जो पर्वतों के बारे में, या पर्वत जन इसलिए कहा गया कि इसमें पर्वतों का समावेशी अध्ययन करने को हमें इसमें देखने को मिलता है, और उत्तराखंड की जो बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म चीज़ों को इसमें उल्लेखित किया गया है। जो इसके लेखक हैं उन्होंने इस पुस्तक को बखूबी तरीके से चित्रित किया है, और इसको यदि मैं बात करूं, इसमें उल्लेख इतना खूबसूरत तरीके से किया गया है उत्तराखंड का। ठीक है, अब चौथा जो पत्रिका है वो अंतर उजाला है। ये अंतर उजाला दुगड़ एक स्थान है, वो पौड़ी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत आता है, पौड़ी जनपद के अंतर्गत आता है। इसका प्रकाशन दुगड़ से इसका प्रकाशन हुआ है। अंतर ज्वाला पत्रिका का प्रकाशन, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अंतर ज्वाला पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, इसका प्रकाशन दुगड़ नामक स्थान से पौड़ी गढ़वाल जनपद से इसका प्रारंभ हुआ है। इसका प्रकाशन यहाँ से हुआ है। इससे पूर्व मैंने आप लोगों को जो पत्रिकाओं के बारे में जो बताया है उसको ध्यान में लीजिए। जो पहला जो पत्रिका है धाग, वो देहरादून जनपद से प्रारंभ हुआ है, और उत्तराखंड दर्शन ये भी देहरादून जनपद से ही इसका प्रकाशन हुआ है, और पर्वतजन और ये भी देहरादून जनपद से ही इसका प्रकाशन हुआ है। और अंतरज्वाला जो है, ये इसका जो अंतरज्वाला है ये दुगड़ा ये पौड़ी जनपद के अंतर्गत
अंतर्गत आता है, यहाँ से इसका प्रकाशन हुआ था। अब पहाड़ नामक जो पत्रिका है वो बेसिक तौर से इसका जो विवेचन हुआ था, ये राज्यपाल द्वारा इसका विवेचन किया गया था, ये नैनीताल से इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है दोस्तों, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो पहाड़ पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ है, ये पहाड़ पत्रिका का प्रकाशन नैनीताल से प्रारंभ हुआ। इसका प्रारंभ का कहने का मतलब है इसका प्रकाशन विवेचन यहाँ पर से प्रारंभ हुआ। अब अगला जो प्रश्न है 6 नंबर की जो पत्रिका है वो है राष्ट्रीय ज्वाला। जो राष्ट्रीय ज्वाला जो पत्रिका है उसका भी दुगड़ा और ये पौड़ी जनपद से ही इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जाने वाले प्रश्न है। यदि मैं बात करूँ जो पहाड़ पत्रिका है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पत्रिका है, इसलिए इसका प्रकाशन कभी पूछा जाएगा तो ये नैनीताल जनपद से इसका प्रकाशन हुआ है। अब आइए उत्तराखंड संस्कृति। अब उत्तराखंड संस्कृति जो पत्रिका है उसमें उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसका समावेश उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। जो चीज़ें मान लीजिए हमारी जो लोक नृत्य है या हमारे त्यौहार हैं या हमारे जो रीति रिवाज हैं, तो ये सारा समावेश इस पत्रिका के अंतर्गत आपको देखने के मिलेंगे। और तो यहाँ तक कि इस पत्रिका के अंतर्गत उत्तराखंड के जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं या पर्यटन स्थल हैं उसका भी कहीं ना कहीं इसमें उल्लेख किया गया है। अगला जो 8वें नंबर की जो पत्रिका है वो पूर्ववासी जो पत्रिका है इसका प्रकाशन अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत इसका प्रकाशन हुआ है। और जो 9वें नंबर की जो पत्रिका है उसका जो पत्रिका है इसकी जो आज का पहाड़, ये आज का पहाड़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न भी आ जाता है कि आज का पहाड़ नामा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ, ये किससे रिलेटिव है। जो आज का पहाड़ है तो आज की स्थिति को दर्शाता है कि वर्तमान में किस प्रकार से हमारी पहाड़ों की स्थिति होगी, किस प्रकार से पलायन होने की वजह से हमारी जो उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति के कारण जो पलायन होने पर लोग मजबूर हो रहे हैं उसके बारे में ये आज के पहाड़ में इसका समावेशित उल्लेख देखने को मिलता है। क्योंकि पहाड़ की व्यथा हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम पहाड़ की व्यथा की बात करें तो वो किसी न किसी पत्रिका के माध्यम से या किसी समाचार पत्र के माध्यम से हम उसे समय समय पर उजागर करते रहते हैं। क्योंकि ये एक माध्यम होता है पहाड़ की पीड़ा दूसरों के सम्मुख से प्रस्तुत करना, ये कहीं ना कहीं हम जनमानस तक पहुंचाने का एक सरल तरीका है जिससे कि लोगों के बीच जो समावेश जो संबंध विस्थापित करने की बात कही गई है, ये कही गई है। आज का पहाड़ इसका जो प्रकाशन हुआ था ये पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत इसका प्रकाशन हुआ था। पिथौरागढ़ जनपद से ही इसकी नींव रखी गई थी क्योंकि जो सर्वाधिक जो पलायन हो रहा है ये कुछ जनपद हैं जैसे कि अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधम सिंह नगर, क्योंकि तराई क्षेत्र हैं तो यहाँ पर रोजगार की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। और यदि मैं अन्य जनपदों की बात करूं तो जिस स्तर से हमारा पहाड़ों का पलायन और ये जिस प्रकार से यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है और मानसून का समय पर न होना कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ का पलायन करती है। और जो आज का पहाड़ है इसमें इसका सारा उल्लेख देखने को हमें मिलता है। ठीक है, आइए अब 10वें नंबर का जो पत्रिका है वो मध्य हिमालय। वो मध्य हिमालय का मतलब ये होता है कि जो हमारी उत्तराखंड की जो हिमालय श्रेणियां हैं तो उससे संबंधित ये पत्रिका है। क्योंकि इसमें हमारे जो उत्तराखंड राज्य को जो पर्वत श्रृंखलाओं या हिमालय ने जो चारों तरफ से घेरा हुआ है उसके संबंध में, क्योंकि हमारी सुरक्षा कवच के तौर पर ये खड़े हैं। ये मध्य हिमालय की जो क्षेत्र हैं ये हमारे जीवन में कितना इनका महत्व है और ये किस प्रकार से एक साहस का प्रतीक है उत्तराखंड। एक ये भौगोलिक परिस्थिति जिसे हम देवभूमि के नाम से कहते हैं। देवभूमि तब निवास करते हैं जहाँ पर कहते हैं शास्त्रों में कि हिमालय में हमारे शिव जी निवास करते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं क्योंकि हमें जो गंगा का जो जल हमें प्राप्त होता है वो भी हिमालय से ही हमें प्राप्त होता है। क्योंकि जो निर्मल और स्वच्छ जल की यदि हम बात करें तो ये हमें हिमालय से ही प्राप्त होता है। जो उत्तराखंड में या संपूर्ण भारत में जो नदियों का जो अंबार आज देखने को मिल रहा है तो ये हिमालय से ही हमें प्राप्त होती है। क्योंकि यदि हिमालय रहेगा तो हमारे पास पानी और सभी चीज़ें हमारे पास मौजूद रहेंगे। इसलिए मध्य हिमालयी क्षेत्रों के बारे में इसमें उल्लेख किया गया। यदि हम मुनस्यारी की बात करें, यदि हम
अन्य ग्लेशियरों की बात करें तो उसके अंतर्गत भी ये हमें मध्य हिमालय के बारे में जानकारी प्राप्त होती कि हिमालय हमारे लाइफ में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और ये किस प्रकार से आगे भी महत्वपूर्ण होने जाएगा। तो इसके बारे में समावेशित अध्ययन मध्य हिमालय के बारे में कहा गया है कि ये मध्य हिमालय पिथौरागढ़ जनपद जो तिब्बत बॉर्डर और नेपाल और जो चाइना बॉर्डर के बीच में जो स्थित है, जहाँ पर हमारे देश की कहीं ना कहीं ये सुरक्षा करती हैं, बाहरी आक्रमणकारियों से हमें कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करती है। मध्य हिमालय क्षेत्र के बारे में इसके बारे में बताया गया। और मध्य हिमालय जो क्षेत्र है ये उत्तराखंड की पर्यटन स्थिति को भी, उत्तराखंड की जो आय है उसको भी कहीं ना कहीं सुरक्षित करती है और कहीं ना कहीं उसे बनाने की कोशिश करती है। और ये एक हमारा रोजगार का साधन भी है। यदि हमारे उत्तराखंड जो अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत ही खूबसूरत राज्य के तौर पर इसे दर्शाया गया है और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 11वें नंबर का, उत्तरा। अब उत्तरा जो नामक जो पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ है, यहाँ पर यदि इस पत्रिका की यदि बारे में बात करूँ तो उत्तराखंड की भौगोलिक और कृषि से संबंधित या कहें या जनमानस से संबंधित समस्याओं को इसके अंतर्गत उठाया गया है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये उत्तरा ये जो पत्रिका है ये इसमें कहीं ना कहीं ऐसी समावेशी घटनाओं का जिक्र किया गया है और ये समाज को एक दर्पण के तौर पर उबार के सम्मुख से लाता है। इसका जो प्रकाशन हुआ था वो नैनीताल जनपद के अंतर्गत इसका प्रकाशन हुआ था। आइए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला चैप्टर है वो पंच केदार के बारे में हम पढ़ेंगे। पंच केदार हैं क्या? ये 5 केदार, यदि हम तो बात करते हैं पंच केदारों की, अब पंच केदारों में किसकी पूजा की जाती है, ये पंच केदार कौन से भगवान को समर्पित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हम तो बोलते हैं कि ये केदारनाथ का मंदिर, अब केदारनाथ का मंदिर भगवान शिव से संबंधित है। ये उत्तराखंड में केदारनाथ जो रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत स्थित है। क्योंकि यदि हम बात करें 2011 के आसपास, तब यहाँ पर बहुत बड़ी एक घटना घटी थी, जो प्राकृतिक आपदा घटी थी, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। क्योंकि हमने प्रकृति से कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया, उसका नतीजा कहीं ना कहीं प्रकृति समय समय पर हमें देती रहती है, उसका दंड हमें देती रहती है। आइए हम बात करते हैं पंच केदार के बारे में। अब पंच केदार कौन कौन से हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पंच केदार के नाम कौन कौन से हैं। यदि मैं बात करूं पंच केदार के बारे में बात करूं, जो ये कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं और ये भगवान शिव के कौन से अंग को इसके अंतर्गत पूजा जाता है, कौन से भाग को इसको पूजा जाता है। यदि हम पहले जो बारे में बात करें, जो केदारनाथ जो धाम है वो रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत स्थित है। अगर जो केदारनाथ में, ठीक है दोस्तों, केदारनाथ में भगवान शिव का जो पिछला भाग है उसको उसके अंतर्गत पूजा जाता है। भगवान शिव के जो पीछे का जो भाग है उसमें इसकी पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए इसे केदारनाथ कहा जाता है। पंच केदारों में से एक केदारनाथ भी है, जिसमें भगवान शिव के पिछले भाग की पूजा की जाती है। ठीक है, अब दूसरा है तुंगनाथ। ये भी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और इसमें भगवान शिव की जो भुजा है, जो भुजाओं की इसके अंतर्गत पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न है जो है मद महेश्वर नाथ, ये कहाँ स्थित है? ये है रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इसमें भगवान शिव की जो नाभि है उसका उल्लेख इसमें देखने को मिलता है, या इसकी पूजा अर्चना, नाभि की पूजा अर्चना इस मंदिर में की जाती है। अब रुद्रनाथ ये चमोली जनपद के अंतर्गत है। इसमें भगवान शिव के जो मुंह है उसका क्या की जाती है? पूजा अर्चना इसके अंतर्गत की जाती है। भगवान, ऐसी मान्यता है कि इसमें भगवान शिव के जो मुखमंडल को यदि कोई पूजता है तो उसे कहीं ना कहीं जीवन में सफलता और इत्यादि सुख की परिपूर्ति होती है। ठीक है, अब जो पंच केदारों में से जो 5वें नंबर का जो केदार है वो है कल्पेश्वर नाथ है। ये चमोली जनपद के अंतर्गत स्थित है। इसमें भगवान शिव के जो केस है उनका क्या किया जाता है? पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव के को ये केस इसमें समर्पित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं पंच केदार, क्योंकि ये कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। कि कभी ये पूछा जाता है कि केदारनाथ में भगवान शिव की कौन से भाग की पूजा की जाती है? वो पिछले भाग की पूजा की जाती है। अब पिछले भाग की पूजा कौन से पंचप्रयाग के अंतर्गत की जाती है? वो केदारनाथ के अंतर्गत की जाती है। और इसको इस प्रकार से घुमाया जा सकता है कि जो तुंगनाथ जो मंदिर है वो
किस जनपद में स्थित है? वो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इसमें किसकी पूजा की जाती है? इसमें भगवान शिव की जो भुजाएं हैं उसका इसमें पूजा की जाती है। अब आते हैं जो मध्य महेश्वर नाथ का जो मंदिर है जो ये रुद्रप्रयाग के जनपद के अंतर्गत जो स्थित है, इसके अंतर्गत भगवान शिव की नाभि का इसमें क्या किया जाता है? शिव की नाभि का पूजा अर्चना की जाती है। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भगवान शिव के कौन से मंदिर के अंतर्गत केशों का पूजा की जाती है? वो की जाती है आपके कल्पेश्वर नाथ के अंतर्गत इसकी पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इनमें, क्योंकि आप ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाते हुए शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अपने जो दोस्त हैं जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये आप इसे शेयर कर सकते हैं। यदि आप लोगों को उत्तराखंड से संबंधित परीक्षाओं की यदि नोट्स चाहिए होंगे तो PDF फॉर्म में अगर आप लोगों को चाहिए होंगे तो मैं आपको वो भी अवेलेबल करा दूंगा। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7055510737। इस पे आप कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं इसलिए। ठीक है, यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।